हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है और आज जो लेक्चर बचे हुए हैं यानी इकोनॉमिक्स जो है पूरी कंप्लीटली खत्म कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का डिस्कशन कुछ छूट गए थे, वो आज पूरा हो जाएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। देखिए, लोक नगरीय जो सातत्य है इसका विचार सर्वप्रथम अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञान रॉबर्ट रेडफील्ड ने विकसित किया था और इसके लिए उन्होंने मैक्सिको के मेरिडा, यूकेटन और ग्रामीण माया समुदायों का अध्ययन किया। रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को बृहद परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन के विकास से विशेषकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शहरों के विचार प्रस्तुत किए थे। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका निश्चय 1989 में यूएनडीपी द्वारा किया गया था। इसे 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या के अनुमानतः 5 अरब यानी 5 बिलियन होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में जो भागीदारी है वो है 17.5% की और चीन प्रथम है, इसकी भागीदारी 19.4% की है। विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का जो आधार है वह है उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता, क्षमता आदि, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है। याद रखिएगा, 2014 की रिवीजन के अनुसार भारत और उसके कुछ पड़ोसी देश नगरीकरण का स्तर जो है इस प्रकार है। भारत में 32% है, श्रीलंका 18%, भूटान 38% और पाकिस्तान 38%। सिंगापुर के अतिरिक्त हांगकांग, मोनाको, मकाऊ, नौरू और वेटिकन सिटी आदि में भी नगरीय जनसंख्या 70% है। सार्क देशों में सबसे अधिक जनघनत्व मालदीव का है और उसके बाद बांग्लादेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, दक्षिण एशियाई देशों की जो साक्षरता दर है आप देख सकते हैं 2001 में कितना था और 2011 में कितना था। तो आप भारत का देख सकते हैं 2001 में 64.8% था और 2011 में 73%। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश वर्तमान में कतर है और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2014 के अनुसार कुछ पश्चिम एशियाई देशों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका डेटा दिया गया है बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं इजराइल का जो है परसेंट में 92% है, कतर का 99, कुवैत का 98 और सऊदी अरब का 83। एशिया तथा विश्व का सबसे बड़ा नगर चीन का संघाई है जिसकी जनसंख्या 13.83 मिलियन है, जबकि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीय समूह जापान का टोक्यो शहर है जिसकी जनसंख्या 37.83 मिलियन है। विश्व के 5 सर्वाधिक आबादी वाले देश आपको जो है अवरोही क्रम में बताना है, तो वह है चीन, इसके बाद भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अन्य परीक्षा प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है किस पे? जनसंख्या पे। रघुराम राजन कमेटी किस विषय से संबंधित है? तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। आपको सुमेलित करना है टी.एस. कृष्णमूर्ति, इनका जो संबंध है वो है भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने का। के.सी. पंत जो है ये अध्यक्ष है भारत का 10वां वित्त आयोग का, मतलब थे, और ए.एम. खुसरो ये 11वां वित्त आयोग का अध्यक्ष थे और आर.सी. लाहोटी जो है ये भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति थे। इसके बाद कुछ व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और जिससे आपको संबंधित करना है। तो ए.एस. स्वामीनाथन है, इनका संबंध जो है हरित क्रांति से है। एल.के. झा का संबंध कराधान से है। सी.टी. कुरियन का अर्थशास्त्री से संबंध है, यानी ये अर्थशास्त्री हैं। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। इसके बाद कुछ और भी आपको सम्मिलित करना है। गोईपोरिया समिति जो है ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। नानजूनदप्पा समिति जो है ये रेलवे किराया से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट है, कौन सा विद्यमान राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य नहीं है? वह प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है कहां पे? जीवन बीमा पर। कथन ए कह रहा है
तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, कारण आर, इसमें कपड़ा और वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही नहीं है। देखिए इसमें जो है कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें जो आपका चूज करना था कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट कौन सा आपका राइट है। पहला स्टेटमेंट है सब प्राइस संकट, जिसे यूएसए की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। तो ये देखिए सही बताइए है, तो सही नहीं है। संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई, ये सही है। इसके कारण इसके कारण से यूएसए के कुछ बैंक फेल हो गए थे, ये भी सही है। और सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया था, क्रैश हो गया था, ये भी सही है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में कौन कौन से शामिल है, तो कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता नहीं, तो उद्योग की प्रधानता जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में शामिल नहीं होता है। लेकिन तीसरा जो है न्यून प्रति व्यक्ति आय जो है ये शामिल होता है, और बृहद बेरोजगारी, यानी पहला, तीसरा, चौथा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में शामिल है। विद्यालय, स्वच्छता सुविधाएं, कोयले की खानें, सड़कें और रेल में से कौन सा जो है एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है, वह है विद्यालय। सुपर बाजार यानी सुपर मार्केट होता है, क्या होता है, तो एक फुटकर विक्रय संगठन है। गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भारी, एलपीजी का जो भार होता है कितना किलोग्राम होता है, तो जो घरेलू गैस होते हैं इसमें 19 किलो जो होता है भार होता है, एलपीजी का जो वजन होता है 19 किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए, भारत, चीन और जापान की अर्थव्यवस्था में से किस एक की मार्केट कैप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक है, वह है भारत का। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई इकाई किस नाम से जानी जाती है, एयर इंडिया लिमिटेड। आपको कुछ सुमेलित करने हैं, एक तरफ लघु रूप दिया गया है, दूसरा तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है। तो ओजीएल और एफओबी का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है, तो विदेशी व्यापार से। एसजेआरवाई और टीआरवाईएसीएम ये रोजगार से संबंधित है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई जो है सूचकांक से संबंधित है, और सीआरआर एसएलआर बैंकिंग से संबंधित है। इसका अगर आपको बृहद रूप से अध्ययन करना है तो एक बार आप पूरा जो है इसको सर्च करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है दबाव समूह का अर्थबोध करता है, तो देखिए नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला जो समूह होता है ये दबाव समूह का अर्थबोध करता है। राष्ट्र की संपदा में खानों, बांधों, मुद्रा पूर्ति और पशुधन में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो मुद्रा पूर्ति को। जयंत पाटिल समिति जो संबंधित है वह अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से। नेक्स्ट है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी जो है इनकी रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है, तो वह पब्लिक अकाउंट कमेटी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत रहे हैं, कौन, रघुराम राजन। रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम बताना है जो वित्त मंत्री भी हुए हैं, वह है सीडी देशमुख। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम जो है किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं, तो मरु विकास कार्यक्रम के तहत। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें सारे में 4-4 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ आपको उत्तर को दिया गया है, तो याद रखिएगा इस तरह से, इस फॉर्मेट में है। OIL यानी आयल ही बोलते हैं, मुझे लगा कोई संगठन है। आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान में। जो आयल है ये तेल अनुसंधान में एक उपक्रम है जो संलग्न है। हाल जो है HAL, इसका जो संबंध है वायुयानों से है, हाल उत्पादन से संबंधित है, किसके, वायुयानों से। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन का मुख्यतः जुड़े हुए हैं, किसे, खेती योग्य भूमि की पहचान और उसके विकास से जो है ये जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमीशन।
विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो 4% उपलब्ध है। अथवाना, अथवाना जो है ये प्राचीन काल का क्या है? भू राजस्व विभाग है। अथवाना जो है ये भू राजस्व विभाग, ये प्राचीन काल का एक वर्ड है, याद रखिएगा। कमाया प्रणाली है नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। सेम फैक्स योजना लागू कब की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी? आरएफसी द्वारा, ठीक है, आरएफसी द्वारा सेम फैक्स योजना शुरू की गई थी। और कब की गई थी ये आपको कमेंट में बताना है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। शौचालय जो क्रांति है ये गांव और नगरों में जो है ये टॉयलेट रिवॉल्यूशन का एक मतलब योजना है। लोगों को मतलब कि गांव और नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान और ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना है। शौचालय क्रांति यानी टॉयलेट रिवॉल्यूशन। भारत में बाल यानी 0 से 6 वर्ष के जनसंख्या का लिंगानुपात जो है मतलब कि वर्ष 1961 से क्या हुआ है? निरंतर घट रहा है, बढ़ रहा है, या अस्थायी है या अस्थायी है? तो बताइए। तो निरंतर घट रहा है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2007 में। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र जो है प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा? आईटीसी ने किया है, ठीक है। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण और अनुदान दिए गए हैं, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। ऑपरेशन फ्लड सेकंड किससे संबंधित है? तो दुग्ध आपूर्ति से। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की सफलता पर्यायवाची है अंत्योदय दृष्टिकोण से, मतलब ये जो पर्यायवाची है अंत्योदय दृष्टिकोण की पर्यायवाची है। और नेक्स्ट है देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व है, कौन सा? तो सामाजिक व्यवहार। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का जो दायित्व है किसको है? तो वित्त मंत्रालय को है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर कहा जाता है किनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। निजीकरण की वह रीति जो सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है। निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। किस एक राज्य को परिवार नियोजन हेतु उच्च संकेंद्रित राज्यों की सूची में नहीं शामिल किया गया है? वह है जम्मू कश्मीर को। भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक रूप से बदलाव के साथ शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण आर है आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? तो क्लॉस श्वाब। और तेल का जो बैरल होता है यानी तेल जो भी होता है बैरल के अनुसार खरीदा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है। तो तेल में जो तेल का जो बैरल होता है उसमें कितने लीटर तेल होते हैं? तो 159 लीटर, मतलब एक बैरल के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? वह पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर कहां ले जाने का निर्णय लिया है? मतलब साणंद में, ठीक है, इन्होंने यहां पर ले जाने का निर्णय लिया था। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो वस्त्र नीति से संबंधित है, वस्त्र नीति से संबंधित है सत्यम समिति। देखिए जितने भी समितियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसका संबंध याद रखिएगा और किसका संबंध किस समिति से, ये इंपॉर्टेंट है। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए
आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। असमानता घटाने का उपाय क्या नहीं है? तो असमानता घटाने का जो उपाय नहीं है वह है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार और औसत आय के आधार पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजार और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है कहां पे? भोपाल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा जो है राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है और इसके घटक हैं 4 घटक हैं। कितने घटक हैं? 4 घटक है, याद रखिएगा। पैकेजिंग यानी स्वेस्टन की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है और उत्पादों को आकर्षक बनाता है एवं यह उत्पादों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना रिपोर्ट 2001 में दिया गया है कि किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, मतलब किस आधार पे? तो इसकी न्यूनतम जनसंख्या जो है 5000 होनी चाहिए और गैर कृषि कार्यों में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या का न्यूनतम 75% होनी चाहिए और इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, उसे नगरीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत क्या हुआ है? तो धीरे धीरे घटा ही है। किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? वो थे J.S. केन्स। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती है थोक मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो शून्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है कितने मतलब कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए। मतलब भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए। वक्तव्य जो है ये व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा। यह जो वक्तव्य है अमर्त्य सेन ने दिया था कि भविष्य में जो है भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र जो है किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध जो है यह मतलब कि व्यक्त करता है। इसका संबंध जो है बेरोजगारी से है और मतलब कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी इसके बीच ये जो है फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट है, घरेलू वेदना की सूची जो जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मापता है। इसमें शामिल है पक्का मकान रहित परिवार, पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं खाना पकाने के लिए ईंधन। तो घरेलू वेदना की सूची जो जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मापता है, इसमें ये सारी चीजें शामिल है। तो पक्का मकान रहित परिवार होना चाहिए, मतलब इसके मापन के लिए मतलब इस तरह का इसमें जो है निर्धारित किया गया मापदंड। पेयजल, शौचालय, विद्युत और खाना पकाने के लिए ईंधन। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो किस ओर रुझान पैदा करती है? तो उपभोक्तावाद की ओर। भारत सरकार ने नालको, बालको, हिंडाल्को और मालको में किस एक को नवरत्न स्टेटस जो है प्रदान किया है? तो नालको को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोग की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। ये 2011-12 के निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नकरसे से। और एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए हैं? 4 समझौते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था जो है भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? वो है सेबी। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या में वृद्धि कितना हुई थी? 17.7% की। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट में पेश किया गया बजट 2011-12 में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्भ मुद्रा। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल, ठीक है, प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है 31 मार्च 1997 को। समझौता का सही कालक्रम आपको बताना है। तो पहला है SAPTA,
फिर ISLAFTA, इसके बाद SAFTA और CECA। इसका फुल फॉर्म आप जो है कमेंट में बताना है कि इनका पूरा नाम क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां सार्क सम्मेलन 2016, तो आपको 2019 का बताना है कि कहां पे हुआ है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1970 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना दशकों में से जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था 2001 से 2011 में। तो जनगणना दशकों में से जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश जो है अंकित 2001-2011 में किया गया था, यानी 2001 से 2011 के बीच में जो है इसका किया गया था। भारत की जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी 1961 से 71 में। सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ किसने की थी? तो SBI ने की थी। मुद्रा के अवमूल्यन का जो परिणाम है वो क्या है? तो देशों में निर्यात को बढ़ाना एवं आयातों को घटाना। मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य परिणाम यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है। 31 मार्च 2015 तक RBI द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। किसके द्वारा, मतलब किस संस्था को? तो IFCI तथा बंधन संस्था को, दो संस्था को जो है लाइसेंस दिया गया है व्यापारिक बैंक खोलने के लिए। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा की गई भूतपूर्व वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री PV सिंह द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है किसी फर्म के चल लागत पूंजी का भाग नहीं है, वह है भूमि राजस्व। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K। इसमें जो P होता है वो क्या दर्शाता है? तो व्यक्तिगत दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्न की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। किनके सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो मालेगाम समिति के सिफारिश पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए सत्य है, क्या है इसमें? जो सत्य है कि दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए, जीवन बीमा 30,000 रुपए जो है निर्धारित की गई है। 24 सितंबर 2015 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है संबंधित है किससे? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। तो अंत्योदय जो योजना है 2015 में प्रारंभ की गई थी और इसका जो संबंध है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कौशल विकास करना। देखिए नेक्स्ट है जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़े के बारे में पूरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए 2011 के जो अंतिम आंकड़ा था इसमें पूरा आपको डेटा जो दिया गया वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान 2-3 बार रिवीजन मेरा कहने का मतलब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में ये डेटा पूछे जाते हैं। देखिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के चंद्रमौली के नेतृत्व में देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक लगभग 11 माह की अवधि में 2 चरणों में संपन्न हुई थी। 31 मार्च 2011 को इसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए। 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए। इस जनगणना के प्रथम चरण जो था अप्रैल सितंबर 2010 में गृह सूचीकरण और आवासीय जनगणना हुई, जबकि द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 में जनसंख्या प्रगणन संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में बेघर लोगों की भी गणना की गई थी। इस जनगणना के तहत पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR निर्मित किया जा रहा है, और जिसमें 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण अंकित किए गए हैं। इस पे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं देख लेते हैं। जनगणना 2011 के तहत देश के सभी 35 राज्यों या संघीय क्षेत्रों मतलब कि 35 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में 640 जिलों और 5,924 तहसीलों या तालुकों, 7,935 नगरों और आप देख सकते 64,867 गांवों को कवर किया गया था। विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले और विश्व में 7वां स्थान रखने वाला जो भारत है, इसकी विश्व की जनसंख्या में मतलब 17.5% की जो है भागीदारी है। विश्व की जनसंख्या में इसकी जो जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5% है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ब्राजील की कुल जनसंख्या से थोड़ा ही कम है, जो विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, राष्ट्र है।
2001 से 2011 का जो दशक है अपवाद रूप में 1991 और मतलब 1911 से 1921 का दशक जो है पहला दशक है जब जनसंख्या में कुल वृद्धि पिछले दशक से कम रही है। ठीक है, 2001 से 2011 का दशक पहला दशक है जब जनसंख्या में कुल वृद्धि पिछले दशक से कम है, सिर्फ एक अपवाद छोड़कर, वो है 1911 से 1921 का दशक। नेक्स्ट, इसमें देखिए मतलब 1210.1 मिलियन के स्तर पर भारत की जनसंख्या यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की जो संयुक्त जनसंख्या है वह मतलब इसके लगभग बराबर है, यानी इसका जो संयुक्त जनसंख्या है 1214.3 मिलियन है, इसके बराबर भारत की जनसंख्या है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में गत दशक की तुलना में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। 21.5% से 17.7% अर्थात 3.8% बिंदु की गिरावट दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की वृद्धि दर 17.1% और महिलाओं की 18.3% की जो है वृद्धि दर रही है। 2001 से 2011 में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% रही है, जो पिछले दशक में 1.97% थी। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनकी जनसंख्या 164.5 मिलियन है, जो कि 2001 से 0.7 मिलियन अधिक है, यानी 2001 में जो जनसंख्या थी उससे 0.7 मिलियन अधिक है। इस आयु वर्ग में 2001 से 2011 के दौरान मामूली 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में जो है कमी हुई है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में जनसंख्या की जो प्रतिशत दशक की वृद्धि दर है 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में गिरावट दर्ज हुई है। देख लेते हैं कौन कौन से जो राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए इसमें जो वृद्धि दर हुआ है मतलब 1991 से 2001 और 2001 से 2011 में 25.85% से 20.2%। महाराष्ट्र, उसी तरह बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश से, और इसके बाद मध्य प्रदेश में आप तुलना करके देख सकते हैं। तो आप डेटा को देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। 2001 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या के लगभग 85% भाग वाले 25 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम रही है, जो कि 1991 से 2001 की अवधि में लगभग 42% भाग वाले 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में थी। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 से 2011 के दौरान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.5% से कम रही है, जबकि इसके पिछले दशक में ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या जो है मात्र 4 थी। देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या ब्राजील के कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संकेतकों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों वार क्रम जो देख लेते हैं जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य आपको बताने हैं, तो वो है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का स्थान आता है। और दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एवं मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य आपको बताने हैं, तो वह नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश आपको बताने हैं, वह है दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी। इसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वह पहला लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। इसके बाद जनसंख्या घनत्व पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वह पहला जिसका स्थान आता है बिहार का, इसके बाद पश्चिम बंगाल,
बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है, उत्तर प्रदेश का 829 और हरियाणा का सबसे कम है 573। न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश जिसका 17 है, मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है, नागालैंड 115 और मणिपुर 119। और सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश में जिसका स्थान है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। इसी के आधार पे आपको बताना है कि न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। इसके बाद लिंगानुपात पे बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य आपको नाम बताने हैं, तो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। देखिए जल्दबाजी में थोड़ा सा वर्ड फिसल जाता है तो डोंट माइंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए इसमें एक नोट है, मणिपुर में सेनापति जिले के 3 उपजिलों की गणना के बाद मणिपुर 5वें स्थान पर आ गया है, अन्यथा 992 लिंगानुपात के साथ यह 4थे स्थान पर था, तो याद रखिएगा। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य के आपको नाम बताने हैं, वह हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताने हैं, तो वह पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वह दमन दीव, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़। और नेक्स्ट है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ एवं केरल। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसके बाद साक्षरता दर पर बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं वह केरल सबसे साक्षर राज्य है, इसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य आपको पता ही है, बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। देखिए सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो लक्षद्वीप पहला स्थान पे, दमन दीव और अंडमान निकोबार इसके बाद आते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ है। इसी के तौर पे बताना है आपको कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3% में, मतलब साक्षरता प्रतिशत में बताने 3 राज्य, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य जो है वो है केरल, मिजोरम, गोवा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य जो है वो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसी के तौर पे आपको बताना है सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य 3 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। और न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बिहार, राजस्थान और झारखंड। देखिए जनगणना 2011 नगरीय संकुलन एवं नगर, तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। जनगणना 2011 के तहत नगरीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। पहला, ऐसे सभी क्षेत्र जहां नगरपालिका समिति, नगरपालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी जैसे स्थानीय निकाय हो, इन्हें वैधानिक नगर यानी स्टैट्यूटरी टाउन कहते हैं। और इन्हें संबंधित राज्य संघीय क्षेत्र की सरकार द्वारा जो है विधि के अधीन अधिसूचित किया जाता है। इन्हें बगैर उनकी जनांकीय विशेषताओं के 31 दिसंबर 2009 की स्थिति के अनुसार संगठित किया गया है। दूसरा है, अन्य ऐसे सभी क्षेत्र जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं। पहला जो मापदंड है, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और तीसरा जो मापदंड है, उस क्षेत्र का जन घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर हो। इस दूसरी श्रेणी के नगरों को जनगणना नगर यानी कि सेंसस टाउन कहा जाता है और इसकी पहचान 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की गई है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ग 1 के नगरीय संकुल नगरों कम से कम 1 लाख जनसंख्या वाले की जो संख्या है 468 है। 2001 में 394 थी और इनकी कुल जनसंख्या 264.9 मिलियन है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 70% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ग 1 के 468 शहरों में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल या नगरों या महानगरों की जो कुल संख्या है 53 है। 2001 में 35 थी और इनकी कुल जनसंख्या जो है 160.7 मिलियन है, जो कि देश की कुल
नगरीय जनसंख्या का 42.62% है। विगत दशकों में महानगरों की जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो है 3.95%। 2011 में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले जो महानगर की संख्या है वो है 44, जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल या महानगरों की जो संख्या है 9 है। 2001 में यह संख्या जो थी 7 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2011 में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले महानगरों की कुल जनसंख्या जो है 17.95 मिलियन है, और मतलब विगत दशकों में वार्षिक वृद्धि दर 4.95% है, तथा 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की कुल जनसंख्या 89.77 मिलियन, यानी विगत दशकों में वार्षिक वृद्धि दर 3.23% के स्तर पे है। देश में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय जो संकुल या बृहत महानगर जो है उनकी जनसंख्या के क्रम के अनुसार अगर बात करें तो पहला बृहत मुंबई का स्थान आता है, इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। 2011 में राज्यों के संदर्भ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 महानगरों में सर्वाधिक महानगर उत्तर प्रदेश, केरल, इनमें सात मतलब दोनों में 7 महानगर हैं। इनके पश्चात महाराष्ट्र, इसमें 6, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में तीनों में जो है 4-4 का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो महानगर है उनकी जनसंख्या का जो क्रम है, कानपुर पहला स्थान पे, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के तहत ऐसे नगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिनकी कुल नगरीय संकुल जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक हो, यानी 10 मिलियन से अधिक हो। जनगणना 2011 में मेगा सिटी के गणना हेतु संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को स्वीकार किया गया है, और इस आधार पर भारत में कुल 3 मेगा सिटी हैं। पहला बृहत मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता। सभी मेगा सिटी में जनसंख्या वृद्धि दर विगत दशक में इस दशक में यानी 1991 से 2001 से 2011 अत्यधिक जो है कम रही है, मतलब विगत दशक में जो है अत्यधिक कम रही है। और नेक्स्ट है, देखिए पूर्व में भारत में नगरीय विकास के आधार हेतु मेगा सिटी की जो परिभाषा स्वीकृत की गई थी उसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा सिटी माना जाता है। और 2011 के जनगणना में नगरीय संकुल की जनसंख्या के आधार पे 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो 5 महानगर हैं उनमें से एक पुणे ही एक ऐसा नगर है जिसकी नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या जो है 40 लाख से कम है, यानी 31.20 लाख है। इसके बाद आप देख सकते हैं नगर है, उसके बाद नगरों की संख्या दिया गया है जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के आधार पे। तो जो वैधानिक नगर है वो 2001 के अनुसार 3,799 और 2011 के अनुसार 4,041, और जनगणना नगर और कुल नगर इस तरह से आप देख सकते हैं। 2011 के 2011 आ जा रहा है, 2001 और 2011 में हो जा रहा है ऐसा। तो 2001 की तुलना में 2011 में नगरों की कुल संख्या में जो है 2,772 की वृद्धि हुई है। ठीक है, और इन सभी नगरों में अनेक नगरीय संकुलों का भाग है, जबकि शेष स्वतंत्र नगर हैं। देश के नगरीय ढांचे में शामिल कुल नगरीय संकुलों या नगरों की संख्या जो है 6,166 है। आइए इस पर कुछ और जो है डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना 2011 ग्रामीण शहरीय जनसंख्या वितरण के बारे में। तो जनसंख्या पहला इसका सब टॉपिक है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जो मतलब जनसंख्या है यानी 1,210.8 मिलियन यानी 121 करोड़ लगभग मान लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या इसमें जो है आप देख सकते हैं 83.37 करोड़ और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है। जनसंख्या में मणिपुर राज्य के जो सेनापति जिले हैं इनके 3 उप जिलों की गणना को शामिल किया गया है। ये नोट में दिया गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से 2001 की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या में 90.47 मिलियन की और शहरी जनसंख्या में 91 मिलियन की वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक रही है। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपका 155.32 मिलियन देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 18.6% है। और मतलब इसके पश्चात जिसका स्थान आता है वो है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र का।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 3 संघीय क्षेत्र जो है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो है सिक्किम, मिजोरम, गोवा। इसके बाद संघीय क्षेत्र का मतलब जो है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 13.5% जो है निवासित है। आगे बढ़ते हैं, जिसके पश्चात देखिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 3 शीर्ष संघीय क्षेत्र जो है वो है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो शहरी जनसंख्या वाले 3 संघीय क्षेत्र जो है, पहला स्थान दिल्ली का, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुडुचेरी का। न्यूनतम शहरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। संघीय क्षेत्र में कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली। दशकीय वृद्धि दर के बारे में देख लेते हैं। देखिए 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के जो अंतिम आंकड़ा 2011 में रिलीज हुआ, तो देश में गत दशकों में कुल जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 12.3% और शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 31.8% रही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो राज्य रहे वो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। और 3 मतलब इस संदर्भ में जो संघीय क्षेत्र हैं वो है दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं वो है सिक्किम, केरल, त्रिपुरा और नागालैंड। और उसी तरह 3 संघीय क्षेत्र जो है दमन दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। यानी शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में जो 3 संघीय क्षेत्र जो है वो है दमन दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं वो है मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। और इस संदर्भ में संघीय क्षेत्र जो है पुडुचेरी जो है मतलब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है, मतलब संघीय क्षेत्र में। इसके बाद जनसंख्या अनुपात, इसके बारे में देख लेते हैं। 2011 में देश की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2001 के 72.2% से कम होकर 68.8% हो गया था, जबकि शहरी जनसंख्या का अनुपात इस अवधि में 27.8% से बढ़कर 31.2% हो गया। यानी जो ग्रामीण जनसंख्या थी, यानी जो इसमें कह सकते हैं कि इसके अनुपात में कमी आई और शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई। स्पष्ट ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में 3.4% की कमी आई है और शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि जो है हुआ है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद बिहार का स्थान आता है, फिर असम, उड़ीसा और मेघालय का। और इस संदर्भ में 3 जो संघीय क्षेत्र हैं वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। और इस संदर्भ में 3 संघीय क्षेत्र यानी जो है वो है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। EAG राज्यों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मात्र कितना है? 21.1%, जबकि गैर EAG राज्यों में यह प्रतिशत 39.7% है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% और शहरी जनसंख्या 22.3% है। लिंगानुपात के बारे में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात में 2001 की तुलना में 10 अंकों की वृद्धि हुई है। यानी 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र में यह वृद्धि जो मात्र थी वृद्धि मात्र 3 अंक की हुई है। यानी शहरी क्षेत्रों में वृद्धि जो है 29 अंकों की हुई है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि हुई वो 2001 में 946 और 2011 में 949 हो गया था। और उसी तरह जो शहरी क्षेत्रों में वृद्धि जो 29 अंकों की दर्ज की गई, यानी जो 2011 में हो गई 929, पहले 900 थी। केरल को जो है देश के राज्यों में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो राज्य है हरियाणा या सिक्किम, जिनका लिंगानुपात 880 है। तो दोनों आपको याद रखना है, हरियाणा या सिक्किम जो है दोनों का लिंगानुपात सेम है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जो है जम्मू कश्मीर है, यानी यहाँ पे जो लिंगानुपात है 840 है।
अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात वाला शहरी मतलब संघीय क्षेत्र जो है पुडुचेरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो संघीय क्षेत्र है वो चंडीगढ़ है, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र जो है वो है दमन दीव। 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं एक संघ मतलब संघ शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 2 संघीय क्षेत्र दमन और दीव, दादरा नगर हवेली में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा 7 राज्यों और एक संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप में और ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 2 संघीय क्षेत्र दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की कमी दर्ज की गई है। शिशु जनसंख्या मतलब 0 से 6 वर्ष के जो शिशु है इनके बारे में, इनकी डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल 164.5 मिलियन की 0.6 आयु वर्ग की शिशु की जनसंख्या में ग्रामीण शिशु जनसंख्या 121.3 मिलियन, जबकि शहरी शिशु जनसंख्या 43.2 मिलियन है। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में ग्रामीण शिशु जनसंख्या में 5.2 मिलियन की कमी आई है, जबकि शहरी शिशु जनसंख्या में 5.9 मिलियन की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश में ग्रामीण शिशु जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है इसमें आपका देख सकते हैं -4.1%, जबकि शहरी शिशु जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर +15.6%, यानी समग्रता अगर बात करें तो -0.4% रही है। सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप है। शिशु लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में 2001 की तुलना में शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की कमी यानी 927 से 919 आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी जो है 11 अंकों की है, 934 से 923 हो गई। शहरी क्षेत्रों में 1 अंकों की कमी हुई है यानी 906 से 905। इस तरह से आप देख सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य छत्तीसगढ़, मिजोरम है, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो है हरियाणा। नगरीय संकुलन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नगरीय संकुलन एक नगर और उससे संलग्न मतलब प्रशाखाओं ओजीएस जो आउटग्रोथ होते हैं, 2 या अधिक परस्पर संलग्न नगरों के साथ या अन्यथा सतत नगरीय विस्तार होता है, जिसमें कम से कम एक वैधानिक नगर का होना और इसकी कुल जनसंख्या का न्यूनतम यानी 20,000 होना आवश्यक है। 2001 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय संकुलनों की कुल संख्या 475 है और इन 475 नगरीय संकुलनों में 9 से 81 प्रशाखाएं समाहित है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जो संघीय क्षेत्र हैं वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात वाले संघीय क्षेत्र जो है वह है दिल्ली और दादरा नगर हवेली। अगर साक्षरों की संख्या के बारे में बात करें तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के साक्षरों की कुल जो संख्या है वो 763.5 मिलियन है। इनमें से 482.7 मिलियन ग्रामीण और 280.8 मिलियन शहरी क्षेत्रों में निवासित हैं। 2001 की तुलना में 2011 में ग्रामीण साक्षरों की संख्या में 120.8 मिलियन की, जबकि शहरी साक्षरों की संख्या में 82 मिलियन की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। देश के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या महाराष्ट्र में है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी साक्षर जो जनसंख्या है वह दिल्ली में निवासित है, यानी मतलब संघीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्रामीण और शहरी साक्षर जो संख्या है वो दिल्ली में निवासित है। साक्षरता दर के बारे में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2011 के जो अंतिम आंकड़े आए तो इसके अनुसार देश में साक्षरता दर जो था 73% था, जिसमें पुरुष 80.9% और महिला 64.6% साक्षर थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 67.8%, इसमें पुरुष जो थे 77.2% और महिला 57.9% तथा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर
84.1%, जिसमें पुरुष 88.8, महिला 79.1। देखिए इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना रखना है कि जो देश में साक्षरता दर है वो है 73%, जिसमें पुरुष और महिला का साक्षरता दर आप याद रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2001 से 2011 के दशक के दौरान महिला साक्षरता दर में सभी क्षेत्रों में जो है अच्छी वृद्धि रही है, जबकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2011 में देश में साक्षरता दर में जो लिंगांतर घटकर कितना हो गया है, यानी देखिए 16.63 अंकों का जो है घटकर आ गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 19.3 और शहरी क्षेत्रों में 9.7 जो है % दर्ज किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम साक्षरता दर वाले राज्य केरल है, इसके बाद मिजोरम का स्थान आता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम साक्षरता दर वाला संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप है, मतलब कि अधिकतम साक्षरता दर वाला जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के आधार पे लक्षद्वीप का स्थान पहला आता है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाले संघीय क्षेत्र जो है वो है दादर नगर हवेली और चंडीगढ़। इस पर कुछ आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला जो कथन है, कथन ए, जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्राय जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं, कारण आर कर है उनकी धारक क्षमता कम होती है। ए गलत है, आर सही है। कथन ए कह रहा है कि एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है, कारण आर उनकी जो वृद्धि है आर्थिक विकास को लांघ गई है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों को आपको विचार करना है। कथन ए कह रहा है कि नगरों और शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है। कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचेगत सुविधाओं के विकास के कारण कृषि भूमि सिकुड़ रही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है नाइजीरिया। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में प्रतिशत नगरीकरण का जो है आपको अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहला स्थान आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके बाद भारत और श्रीलंका का स्थान। ब्राजील, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया की। दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। और श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वह है भारत का। नेक्स्ट है चीन, भारत, इंडोनेशिया, यूएसए में किसकी नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो चीन का। नेक्स्ट, विश्व के देशों का उनकी जनसंख्या के आकार में अवरोही क्रम आपको जो है सजाना है, अवरोही क्रम में बताना है। तो इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया। ठीक है। आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, कौन है? तो मकाऊ, हांगकांग, सिंगापुर। ये तीनों में से आपको मतलब तीनों नाम आपको याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? इंडोनेशिया है। कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? मालदीव है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 66% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह वर्ष है 2050। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में मतलब 10 देशों में एशिया में जो है वो कितने हैं? 6 देश हैं, रूस को छोड़कर। जनसंख्या के अवरोही क्रम में चीन और भारत के बाद आने वाले 2 देश हैं, यूएसए और इंडोनेशिया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो सर्वाधिक है वह है जापान का। बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया और जापान में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया का। देखिए आपका पूरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करिएगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा जो है विषय स्टार्ट किया जाए। थैंक यू।